ओके जी। अस्सलाम वालेकुम अगेन। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो कि हमारे साथ रहता है ऑनलाइन में, इसीलिए ऑनलाइन जो है वो डिस्टर्ब रहती है और हम सबको पसंद नहीं है। आप लोगों को भी यकीनन पसंद नहीं होगी। और उसकी बेसिक वजह यही है कि लाइट नहीं है, कभी तो कभी नेट नहीं है, तो कभी कनेक्टिविटी स्लो है, तो कभी कुछ और है। इसी तरह अभी हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा था। खैर सॉल्व हुआ, देखते हैं होप सो कि कब तक सॉल्व रहता है। अ, जनाब हम चल रहे थे जनाब, और बात कनेक्शन अनस्टेबल हमारे पास फिर आ रहा है। क्या कर रहा है ये आज? अस्सलाम वालेकुम अगेन। और हमारी आज की क्लास को हम स्टार्ट लेते हैं जनाब, और हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 में, और ये है हमारा चैप्टर 1 जूलॉजी सेक्शन में। ठीक है जी। टॉपिक है आज के लिए हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ, जिसे आप कह लें, वर्ल्ड कह लें, ठीक है, दुनिया कह लें, इस पर टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास लाइफ बनने का प्रोसेस कब कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, लाइफ की मॉडिफिकेशन कब से कब तक है, क्यों है, पहले लाइफ कैसी थी, अब कैसी है, ये सब बातें आपको टाइम बताता है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 8 पर आ जाइए जरा देखने के लिए। पेज नंबर 8 बुक में आपके ओपन कीजिए, और इसमें आपको एक चार्ट शो हो रहा है। 1.2 fossil records of plants and animals show in a geological time chart। मिल गया जी, सब कुछ देख लिया। इस चार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे नीचे से आप बात करेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे नीचे फर्स्ट में आपके लिखा है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। यानी 3000 मिलियन साल पहले कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। अब साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हैं कि कोई बना होगा। क्या बना होगा इस बात पे कोई भी एग्री नहीं है। हाँ, इस बात पे भी एग्री है कि जी कोई ना कोई ऐसी चीज बनी होगी जो सिंपल होगी और ऑटोट्रॉफ होगी। जैसे प्रोकैरियोट होता है तो उसमें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि सिंपल हो और वो खुद अपनी फूड या अपनी ग़िज़ा बना सकती हो तो बात बनती है। अगर किसी और से उसको फूड लेना हीटरोट्रॉफ है तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, मेरी आवाज़ पहले चेक कर लीजिए। एक बच्चा हमारा स्टूडेंट जो है वो कह रहा है कि हमारे पास आवाज़ नहीं आ रही। क्या सबके पास आवाज़ नहीं आ रही? बताइए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। आवाज़ सबके पास आ रही है? आ रही है जी, एक आंसर है। ठीक है जी, आपके पास भी आ रही है। दो हो गए। तो बेटा आप अपनी साइट पर चेक कीजिए, आ रही है, क्लियर है। ये मैंने आपको मैसेज टाइप कर दिया है, चेक योर साइट। ठीक है, क्योंकि अगर आवाज़ का इशू हमारी साइड से होता तो डेफिनेटली और बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही होती। अच्छा जी, आप देख लें, जल्दी से रिकनेक्ट होकर ट्राई कर लें। तो बाज़ दफ़ा आपकी पेन
आपकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही होती, और कभी कभी हम भी नहीं बोल रहे होते किसी वजह से, ऐसा भी है। लेकिन जब आप हम मैसेज करेंगे कि जी आवाज़ नहीं आ रही, तो हम उसका रिप्लाई करते हुए आपको बता देंगे आवाज़ क्यों नहीं आ रही, या तो मैं बोल नहीं रहा हूँ या मैं कहीं बिजी हूँ, है ना। बहरहाल, अब ये देखिए कि इस चार्ट में हमने कहा कि साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हैं, ऑल साइंटिस्ट, कि जी 3000 मिलियन ईयर्स अगो हमारा कोई फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट फॉर्म में बना है और ऑटोट्रॉफिक बना है। क्योंकि हीटरोट्रॉफ तो बन ही नहीं सकता था, हीटरोट्रॉफ के लिए तो ये चाहिए कि वो खाएगा किसी को या किसी से फूड लेगा। अब उस वक्त तो कोई भी नहीं है, तो फूड कहाँ से लेगा, इसलिए ऑटोट्रॉफ बना होगा, प्रोकैरियोट बना होगा। फिर उसने अपने अंदर मॉडिफिकेशंस की होंगी, और मॉडिफिकेशंस करने में उसको कम से कम 1000 मिलियन ईयर्स का अरसा लगा होगा। मैं 1000 साल नहीं कह रहा, 1000 मिलियन ईयर्स कह रहा हूँ। कैलकुलेट कर लीजिएगा ये साल कितने बनेंगे। और उसमें उसने अपने अंदर चेंज पैदा किया होगा। चैट को देखते रहिएगा, मैं आपको, यहाँ मैंने चैट नहीं बनाया हुआ, आप यहाँ चार्ट जो है वो उसको देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ साथ। चार्ट में आपके फिर आगे बढ़ता है प्रोटीरोजोइक एरा, जो 2000 मिलियन साल पर स्टार्ट होता है, यानी 3000, और फिर टाइम लिमिट चेंज होकर 2000 मिलियन ईयर्स। उस एरा को कहा जाता है प्रोटीरोजोइक एरा, ठीक है। उसमें हमें, उस एरा में हमें कॉमन वर्टेब्रेट का निशान डॉटेड नजर आ रहा है ना, आपके राइट साइड पर। और आपके लेफ्ट साइड में फंजाई एज ऑफ एलजी, वो क्लियरली एक कोन की शक्ल में नजर आ रहा है। कोन का कट ऑफ जब करेंगे ना, जब कोन बन जाएगी। अभी तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। जितना फ्लो आपको नजर आएगा, फूला हुआ स्ट्रक्चर आपको मिलता चला जाएगा, उसका मतलब है कि ये एनिमल या प्लांट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, यानी उसकी डाइवर्सिटी बढ़ रही है, उसकी पॉपुलेशन डायनामिक्स में इजाफा हो रहा है। इसी प्रोटीरोजोइक एरा के एंड होने पर जब कैम्बेरियन या ऑर्डोफिशियन या सिल्लोरियन दौर शुरू होते हैं, 600 मिलियन, 500 मिलियन, 440 मिलियन, तो उसमें आप देख सकते हैं एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ इंसेक्ट। फिर इसी तरह टाइम आगे आगे हमारे एरा की तरफ बढ़ता जा रहा है। डिवोनियन पीरियड आ रहा है, कार्बोनी फेरस, फिर हमारे पास पैलोजोइक एरा आ रहा है, और फिर ट्रायसिक 225 मिलियन साल, और फिर जुरासिक 180 मिलियन। जुरासिक एरा तो नाम याद है ना, जुरासिक मूवी एक आई थी, जुरासिक पार्क। वो 180 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारे पास रेप्टाइल का बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी और साइज में अवेलेबिलिटी थी, जिनको हम डायनोसॉर्स कहते हैं, उनका इख्तिताम शुरू हो जाता है। किस वजह से होता है हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन उस मूवी में इब्तिदा में आपको बताया जाता है। जुरासिक के बाद 180 के बाद हमारे पास 135 में मीजोजोइक एरा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 70 मिलियन ईयर्स पहले कैनोजोइक एरा, क्वार्नरी या टर्शरी। इस एरा की लाइन जो आपके पास टाइम लाइन है 70 मिलियन ईयर्स, उसमें आप देख सकते हैं आपका जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी टाइमलाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। इसी तरह जिम्नोस्पर्म की
कम होकर स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट जहां पर हो जाएगी उसका मतलब है स्टेबल होना। स्टेबल होने से मतलब है कि हमारे इस एनिमल या प्लांट की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबिलिटी पर आ गई है, अब बढ़ नहीं रही, जितनी है उतनी है, या उसकी वैरायटी में चेंज पैदा नहीं हो रहा। इसी तरह फर्न्स, नेक्स्ट उसके आगे फंजाई एंड एलजी की एज जो हमने स्टार्ट की थी वो अब देख लें तो वो लाइन थोड़ी सी बारीक या पतली होती जा रही है। इनवर्टेब्रेट्स भी वही कंडीशन, फिशेस की भी वही कंडीशन कि स्टेबिलिटी है। एम्फीबियंस में भी, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में डाइवर्जन मौजूद है, और मैमल्स में भी स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन हो। तो ये वर्ल्ड टाइम में हमारे पास ये जो पूरा चार्ट हमने फ्लो चार्ट बनाया, वो कैसे बनाया, हमें कैसे पता कि इस एरा में क्या हो रहा था, कौन सा ग्रुप ज्यादा था, कौन सा ग्रुप कम था। तो हमें पता चलता है फॉसिल रिकॉर्ड्स। द फॉसिल रिकॉर्ड्स शो दैट various group of organisms were evolved and dominated the earth since the origin of life in it. The fossils are found in sedimentary rocks. फॉसिल हमें ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म का कौन सा ग्रुप एवोलुएट हुआ या कितना डोमिनेट था, कौन सी एज में डोमिनेट, डोमिनेट मतलब वाजे, हावी होना, नजर आने वाला। तो डोमिनेट हुआ इनटू द अर्थ जब से जिंदगी चल रही। अब हम थोड़ा सा अपने आप को अगर लाइफ से पहले पीछे बात करें, जब आप कहते थे कि जमीन बन रही है तो आपने कहा था बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स बनी, गैलेक्सीज बनी, सोलर सिस्टम बना, देन आपकी जमीन या अर्थ बनी। अर्थ जिस वक्त बनती है उस वक्त हमारी अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ, जब ये सॉलिड हो जाती है तो उस वक्त हमारी अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ पानी है बस। इसका मतलब कि हमारी जमीन पर सिर्फ वो एनिमल सरवाइव कर सकता है जो कौन होगा, जो पानी में सरवाइव करने वाला होगा। तो पानी में सरवाइव करने वाले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अगर उस वक्त वजूद में आए हैं 3000 मिलियन ईयर्स पहले, तो आए होंगे, और वो 2000 मिलियन ईयर्स तक उन्होंने अपने अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशन करके अपने आप को चेंज कर लिया होगा, और पॉसिबल एनिमल्स फॉर्मेशन हो गई होगी। और वो एनिमल जो मछलियों की शक्ल में या दूसरे एक्वाटिक एनिमल की शक्ल में हमें समंदरों में, और समंदर ही होगा, पूरा एक ही समंदर था, उसमें हमें सरवाइव करते हुए मिलेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में चेंज पैदा होता है, और चेंज क्या होता है कि जमीन पर हमारे क्या शुरू हो जाती है, ड्राई लैंड आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए, शायद नहीं मालूम होगा लेकिन कोई बात नहीं, जमीन पर जब पानी था ना तो पानी जब ड्राई हुआ, असल में वो ड्राई कम हुआ, जमीन के अंदर ज्यादा गया। जमीन के अंदर जब ज्यादा गया तो जमीन के अंदर से हमारे क्या निकल आए, वॉल्केनोज फटे। पानी अंदर गया ना, अंदर से भी जमीन गर्म थी, वॉल्केनो फटे, और जमीन के अंदर का लिक्विड बाहर की तरफ बहना शुरू हुआ। जमीन फटकर नीचे की ऊपर हो गई। कुरान में जिक्र है, आपको पढ़ा होगा कि एक वो कौम, कोई आद की कौम थी, या मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन वो बड़े बड़े महल बनाया करते थे, है ना, और बहुत गुरूर करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अजाब नाजिल किया और उनके महलात को
जमीन के अंदर। ओके जी, थोड़ा सा वही नेट का इशू हमारे पास रहता है कभी कभी, वरना यूजुअली तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम ये आपसे कह रहे थे कि हमारी ज़मीन पर उस पानी ने बहुत ज़्यादा, जब वो डीप में गया तो ज़मीन के अंदर से पानी वॉल्केनोस को जो गर्म थी उनको ठंडा किया, तो वो बाहर की तरफ निकले और चट्टानें बनी। फिर ज़मीन पर एक पूरा ड्राई लैंड वजूद में आया। उस ड्राई लैंड वजूद के आने के बाद एनिमल्स की, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई। फिर वो ड्राई लैंड दरअसल 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो 3 से 7 हिस्सों में टूट जाता है। तो इस तरह से आज के आपके जो ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अरेबिक ओशन, उनकी कैटेगरी आपके सामने नजर आती है। तो फॉसिल रिकॉर्ड आपको जो नजर आता है, जो मिलता है, वो इस तरह, ये है हमारा दुनिया का कोई भी ऐसा एरिया जहां पर हमारा एनिमल जमीन में आपको उसकी जो रिमेन्स हैं वो मिल जाती है। तो इसमें डिफरेंट लेयर्स, मट्टी की, पत्थर की, चट्टानों की आपको मिल जाती है। जैसे हम ये देखें तो हम इससे क्या आइडिया लगाते हैं, इससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि जी ये जिस एरिया में एनिमल इस वक्त मौजूद है, यानी उसके रिमेन्स, तो उससे पहले 3 एरा गुजर चुके हैं, और ये चौथा एरा जिस वक्त यहाँ पानी मौजूद है। ये याद रखिएगा कि समंदर जो आज जिस जगह पर मौजूद है, ये आज से हजारों सालों पहले इस जगह पे नहीं था, किसी और जगह पर था। जो आपका डेजर्ट एरिया है, उसकी रेत आपकी समंदर की रेत की तरह क्यों होती है? इसीलिए कि आज से हजारों लाखों सालों पहले आपका सी आपके डेजर्ट में था, और आपका आज का जो सी है, वहाँ हो सकता है डेजर्ट हो या कुछ ना हो, चट्टाने हो, अगर वो रॉकी एरिया है। सनस्पिट पे गए ना आप, सी व्यू पर जाते हैं, सनस्पिट पे जाते हैं, तो आपको डिफरेंस नजर आता है कि रॉकी एरिया या सैंडी एरिया का। रेती एरिया है, रेत है, जहाँ पर आप क्लिफ्टन में अगर नॉर्मली जाएं तो सी व्यू में जाएं, लेकिन सनस्पिट पे आप चले जाएं तो वहाँ सारी रॉक ही मिलेंगे आपको, तो वो रॉकी एरिया होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे इसमें आपको नजर आते हैं एनिमल्स, और ये जो रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं फॉसिल। और फॉसिल के रिकॉर्ड्स की मदद से हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? दीज रॉक्स आर बिल्ट इन लेयर्स इन अ सीक्वेंस एज द टाइम पासेस। द ओल्डर ऑर्गेनिजम्स आर प्रिजर्व्ड इन डीपर लेयर। तो ये सेडिमेंट, सेडिमेंट होता है ना, वो जो आपने कभी, मेरे ख्याल केमिस्ट्री में आपने प्रैक्टिकल किया था ना एक, जब आपको आयरन और मट्टी और शायद नमक या चीनी आपस में मिलाकर दे दिए जाते हैं, तो आप उसको पहले फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेट निकाल लेते हैं, यानी नीचे बैठ गया, जो नीचे बैठ गया वो सेडिमेंट कहलाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स भी उसी तरह कि जो लेयर बाय लेयर बैठते चली जाती। तो जो इस वक्त एनिमल मरा था वो नीचे दबता चला जा रहा है। ठीक है, by use of modern technology the age of these rocks can be determined by calculating the amount of radioisotopes present in these rocks। अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट आ गई है, हम ये बता सकते हैं यहाँ से सैंपलिंग लेकर इन पत्थरों में से कोई भी, कि जनाब ये कौन सी एरा का है, क्या ये कार्बोनीफेरस है, क्या ये डिवोनियन है, क्या ये जुरासिक है, कौन। इवन आपको जो भी एनिमल का रिमेन मिलता है,
उसमें बोन में क्या होगा? बोन किस चीज से बनती है? किसी को मालूम है? बोन आर कंसिस्ट ऑफ डैश। डैश में क्या आएगा? कौन बता रहा है जल्दी से? एक आंसर आया जी हमारे पास, कैल्शियम। पूरा क्या है जी? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। कार्बोनेट में क्या है? कार्बन। तो हम इसकी बॉन्ड को लेकर उसकी कार्बन निकालकर कार्बन की लाइफ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड भी हमारे पास है। तो हम कार्बन लाइफ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब ये एज कब की है, इस एनिमल का एरा कौन सा है, कितने हजारों साल पुराना या कितने लाखों साल पुराना। एक तो हम रॉक से भी पता कर सकते हैं ना, कार्बन की लाइफ भी आजकल हम मालूम कर सकते हैं। रॉक में हम रेडियो आइसोटोप्स की मौजूदगी से आइडिया लगा लेते हैं। रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं मालूम है ना? केमिस्ट्री में मालूम है जी, किसको मालूम है? आइसोटोप किसे कहते हैं? क्या बात है जी, 9 पार्टिसिपेंट हैं, जवाब बड़ी देर से आ रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब दिया करें भाई। आइसोटोप्स याद है किसी को तो बताएं। नहीं याद? अच्छा जी। अच्छा जी, याद है जी किसी को? एक का आंसर आया मेरे पास, देखें क्या कहते हैं। हैवियर देन द बजल। बजल। हैवियर का वर्ड तो आप यूज कर रहे हैं लाइक हाइड्रोजन, लेकिन एक्चुअल होता क्या है कि जो एक्चुअल एलिमेंट है उसके एटम से हैवियर हो। जैसे आपने एग्जांपल दी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, है ना? एक का वेट होता है 1, एक का होता है 2, एक का होता है 3। वो पता नहीं क्या नाम है उनके, डूडीनियम, ट्रूटीन, ट्राइटीनियम, है ना? ऐसी कुछ नाम, मुझे याद नहीं। केमिस्ट्री मेरी आपसे बहुत वीक होगी यकीनन, और आपकी मुझसे बहुत अच्छी होगी। तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो अपने एलिमेंट्स के हैवियर एटॉमिक मासेस रखते हैं। रेडियो आइसोटोप का मतलब होता है जो रेडियो एक्टिव हैं, जिनमें से क्या अल्फा बीटा गैमा रेज निकल रही हैं, तो उन्हें आप रेडियो आइसोटोप कहते हैं। उनकी रेज की मदद से हम रॉक्स के एज को फाइंड कर लें। The age of rocks will give an approximate age of fossil preserved in it. तो पहले हमारे पास यही टेक्निक, ये भी मॉडर्न टेक्निक है, लेकिन इससे आगे की टेक्निक हमारी कार्बन की लाइफ मालूम करनी। तो हम इससे मालूम कर लेते थे कि उस रॉक की एज क्या है। तो रॉक की एज में दबा हुआ जानवर मौजूद है, तो डेफिनेटली उसकी एज भी वही होगी। तो इससे आइडिया बन जाता है। The fossils of plant found with the animal fossil show that they were also living in the same geological period. अब पौधों का जो बोन है, हड्डियां, वही मिलेंगी क्या हमें एनिमल की बोन्स के साथ? हाँ जी, कौन बता रहा है पौधों की हड्डियां मिलेंगी एनिमल के प्लांट एनिमल की बोन्स के साथ? जी, दो आंसर हमारे पास आए जी, नो। और आंसर देने वाला, अच्छा, दो अलग अलग लोग हैं बस उनमें। ठीक है जी, हड्डियां नहीं होती हैं। बिल्कुल सही कहा जी, प्लांट में तो हड्डियां ही नहीं होती, तो हड्डी कहाँ से होगी? तो फिर प्लांट का कैसे पता चलेगा कहाँ है प्लांट फॉसिल रिकॉर्ड में? और बच्चे एक ने हमारे कहा नहीं जी शायद रूट्स मिलेंगी। नहीं, वो जो प्लांट इस एरा में थे ना, अब इसके ऊपर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, तो प्लांट तो दब गए नीचे।
एक बात आपको बता दूं कि हमें पुराने दौर के बैक्टीरिया के फॉसिल भी मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे कि वो फॉसिल यानी वो बैक्टीरिया या प्लांट्स जब मरते हैं तो उनके ऊपर जो लेयर जमा होती है मट्टी की, और वो मट्टी की लेयर, अच्छा ये सारे तो नहीं मिलेंगे ना हमें कि जो उस दौर में सारे एनिमल और सारे प्लांट मरे वो सब हमें अवेलेबल हो, ऐसा नहीं होता, इसलिए तो पूरे नहीं मिल पाते। कभी कहीं से मिल गया, कभी कहीं से मिल गया। तो होता है कि जब जिस पर मट्टी की लेयर जम गई और वो वहीं रुक गया, एक जगह पे फिक्स हो गया, उसी का रिकॉर्ड आपको मिलता है। तो अब एक पत्ता गिरा हुआ है प्लांट का, है ना, उसके ऊपर मट्टी जम गई, मट्टी के ऊपर और मट्टी आई, फिर मट्टी मट्टी की एक बहुत मोटी लेयर जम गई, तो प्रेशर जमा, उस प्रेशर ने उस लीफ को प्रेस किया, प्रेस करने के नतीजे में उस मट्टी के ऊपर एक स्केच प्रिंट हो गया। जैसे आप घर पे भी एग्जाम्पल कर सकते हैं ना, ये आप लोग तो क्ले से खेलते रहे होंगे, आजकल के दौर में आपको क्ले मिलती है, उस क्ले से आप मुख्तलिफ बर्तन मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, तो उस पर आप कोई और अपना हाथ ही रख के अपनी फिंगर का प्रिंट निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका प्रिंट निकल आएगा हमारे उन प्लांट्स का, उन एनिमल्स का जो हमें साइज में छोटे मिलते हैं, जिनमें बोन नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, एक आंसर आया जी, बट टिश्यूज होते हैं मे बी वो डिकम्पोज होते हैं। बिल्कुल डिकम्पोज तो सब कुछ ही हो जाता है ना, हमारी हड्डियां भी डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन बच जाती हैं बाज दफा। और बाज का जो है वो, जैसे अब मैंने आपको भी प्लांट की मिसाल दी, तो वो बचा इस तरह है कि उसका प्रिंट, स्केच जो है ना, वो प्रेस होने की वजह से हमारे इस जगह, यानी इस जगह पर प्लांट का कोई लीफ मौजूद है, तो वो यहाँ पर उनका एक ड्राइंग हमें नजर आए, उसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये किस टाइप का प्लांट है और इस की यानी इस एनिमल की लाइफ के साथ कौन कौन सी टाइप के प्लांट सरवाइव कर रहे थे। ठीक है जी। ये जस्ट लाइक देखें आप, देखें ये रॉक पूरा बना हुआ है, और इस रॉक में, जी बेटा बोलिए, प्लांट के फॉसिल, हाँ प्लांट के फॉसिल तो बता रहा था मैं अभी आपको। क्या हुआ? एग्जैक्टली बिल्कुल जी। तो ये जैसे फॉसिल हमारा रिकॉर्ड बना, अच्छा ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, रॉक बन जाते हैं। बोन्स कैसे डिकम्पोज होने से बच जाती है, जमीन पे कॉपी हो जाती है, एक और लिखा आपने वो। ठीक है। अच्छा आपका नेट क्या स्लो है जो मेरी आवाज बाद में पहुंचती है? अच्छा जी, खैर कोई बात नहीं, स्लो है लेकिन पहुंच रही है आवाज। बोन्स कैसे, एक सवाल है, बोन्स कैसे डिकम्पोज होने से बच जाती है? बोन्स डिकम्पोज होने से बचने का उसका जो पूरी तरह से हम उसे ये कहते हैं कि वो पूरी तरह खालिस हालत में नहीं बचती है, उसका नॉन लिविंग मटेरियल यानी कैल्शियम कार्बोनेट वो बच जाता। जो उसका लिविंग मटेरियल है, लाइक टिश्यूज, उसके सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स जो सेल थे, बोन मैरो था उसके अंदर, वो नहीं बचता। तो बोन इसलिए बच जाती है कि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ मौजूद है। और कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा नहीं? अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा, कैल्शियम कार्बोनेट दरअसल क्या चीज है? मार्बल, है ना, बड़े बड़े मार्बल के रॉक्स आपने देखे हुए हैं, और उन्हीं मार्बल से आपकी मार्बल की टाइल्स बनती हैं। कभी सोचा कि ये मार्बल के ऊपर जो डिजाइन आ रहा है ये कैसे आ रहा है? एक तो वो आर्टिफिशियल टाइल है ना, वो तो हम खुद बनाते हैं ना उसे, उस पर हम जो मर्जी डिजाइन बना लें। लेकिन जो मार्बल का पत्थर हम घर में लगाते हैं उस पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन लाइनें आ रही होती, कलर
कुछ में कलर की आ रही होती है, कुछ में डार्क कलर है, कुछ में लाइट कलर है, फिर वो डिजाइन बन रहा है लाइनिंग से। वो कैसे बन रहा है? वो एक्चुअली डिफरेंट एरा में जो डिकम्पोजिशन होकर लेयर बाय लेयर चीजें जमा हो रही हैं, वो उन लाइनों को शो कर रही है। उनमें सबसे मेन रोल होता है किसका? प्रिजर्वेटिव का। और प्रिजर्वेटिव हमारा सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो इन चीजों को एज अ सॉलिड ही रॉक महफूज कर देता है। इसलिए हमारी जो हड्डियां हैं ना, वो बिल्कुल गायब नहीं होती। क्लियर जी? ये बात हो गई हमारी जो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड इन टाइम की। अब हम बात करते हैं जनाब फाइलेटिक लिनेज। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनी, ठीक है? और आसान जुबान में हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी जो है वो हमारी बायोलॉजिकल टर्म है, और उसकी इंग्लिश में हम अगर उसकी मीनिंग करना चाहेंगे तो वो कहलाती है क्लासिफिकेशन। ठीक है? अब फाइलोजेनिक यानी क्लासिफिकेशन आपने कैसे की है? भाई आपने कैसे बोला कि प्रोटोजोआ पहले होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नाइन की बुक, फिर पॉरीफेरा होना चाहिए, फिर नाइडेरियन होना चाहिए, फिर नेमेथी हेलमेंथिस, सॉरी फ्लैट प्लेथी हेलमेंथिस, फिर नेमेथी, फिर एनिलीड्स, फिर आर्थ्रोपोड्स, फिर एकायोडर्मेट, और फिर कॉर्डेट। ये दरअसल आप एक सीक्वेंस को, तरतीब को लेते हैं, और उस तरतीब ही से आप बता सकते हैं कि इट इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज arranged in ancestor to descendant sequence, with the rest of the group evolved from one that immediately preceded. ये हमारी जो हमने बताया आपको पूरी क्लासिफिकेशन फाइलम की, तो वो क्यों बता पाए? क्योंकि हमने एक पूरी सीरीज जो अनब्रोकन है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, कैरेक्टर्स की सीरीज जो कहीं से टूटी हुई नहीं है, उसे हमने देखा है। कहाँ से? उसे हमने देखा है एंसिस्टर, आबा व अजदाद, यानी 2000 मिलियन ईयर्स पहले। हमारे आबा व अजदाद यानी हमारे से मुराद है एनिमल्स और प्लांट के। उनके आबा व अजदाद कैसे थे? फिर उनको आज के डेसेंडेंट, यानी कि जो इस वक्त प्रेजेंट उनका टाइप है एनिमल का, वो कैसा? तो इस तरह से पूरी एक चेन बन जाती है जो उसकी एवोल्यूशन को डिफाइन कर रही होती है कि भाई ये एनिमल पहले इतना था, ऐसा था, और फिर आज हमारा ये एनिमल इस हालत में आ चुका। जैसे आप देख लें कई एनिमल्स हैं, हमारे एलिफेंट्स की टाइप आपको अगर नज़र आई, वो मुख्तलिफ थी, बड़े ह्यूज साइज था। जैसे हमारे डायनासोर्स का जो रेप्टाइल्स हैं, बड़े ह्यूज साइज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज चेंज हुआ है, और रेप्टाइल्स ने अपनी पोजीशन को, अपने साइज को सरवाइव किया। हमारे इस फाइलेटिक लिनेज की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंट ये है जनाब कि द लाइफ प्रेजेंट टुडे is a result of evolving population of the living organisms living in the past. हमें ये पता चल जाता है कि जो आज के दौर का एनिमल या प्लांट है, वो कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी पॉपुलेशन पहले कैसी थी पास्ट में, और आज उसमें क्या चेंज आ चुका है, मॉडिफाई हो गया। इसका अंदाजा हम अनब्रोकन सीरीज से ही लगा सकते हैं। जब तक आपके पास एक करेक्टर दूसरा करेक्टर के साथ मिक्सअप होते हुए मॉडिफाई नहीं हो रहा, तब तक आप नहीं बता सकते कि हमारी फाइलेटिक लिनेज क्या है।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पीशीज and great biodiversity is the result of continuous evolutionary changes in the organism. अब हम जो बायोलॉजिकल पॉइंट से बात कर रहे हैं हम इस वक्त एवोल्यूशन की भी और दूसरी चेंजेस की भी, तो नंबर ऑफ स्पेसिमन या स्पीशीज उसमें कैसे इजाफा हो जाता है, वो कैसे ज्यादा हो जाते हैं, या उनकी डाइवर्सिटी कैसे बढ़ जाती है। जैसे हमारे एनिमल है ना कोई, तो अब एक एनिमल हमारे एशिया में है, वही एनिमल अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है। उसमें क्या फर्क है, हमारे एशिया में क्या फर्क है? अगर कोई फर्क है तो वो डेफिनेटली स्पीशीज में हो सकता है फर्क हो, और अगर वो स्पीशीज में फर्क नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो भी हमारा क्या होगा, सेम स्पीशी होगी। अब जैसे हमारे पास हमने अभी तो नहीं, आपको डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे जी हमारे यहाँ मस्का डोमेस्टिका है। मस्का डोमेस्टिका किसे कहते हैं? मक्खी, जो घरेलू मक्खी। मस्का, मस्की फैमिली है, और डोमेस्टिका का मतलब डोमेस्टिक, घरेलू। तो ये बायोलॉजिकल नेम है, हमारे जो घर की मक्खी घूम रही है ना, इसको कहते हैं। अब ऐसी ही सेम मक्खी मस्का डोमेस्टिका अमेरिका में भी मिलेगी आपको। तो ये क्या हुआ, ये कहलाएगी डाइवर्सिटी। अब इसमें हमारे और वहाँ अमेरिका की जो मस्का डोमेस्टिका है, उसमें कहीं कलर या कोई एक आधी लाइन कुछ का इशू हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर आपकी जो है वो एक ही जैसी होगी बिल्कुल। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डाइवर्जन हो गया, वहां कैसे गई, किसी भी तरीके से चले गई होगी। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं जरा ये इनको जवाब दे दूं, उनके पास आवाज नहीं आई। ठीक है जी। तो वो एक हमारे स्टूडेंट को आवाज अभी तक उनकी सेट नहीं हुई, तो डेफिनेटली उनकी साइड पर कोई प्रॉब्लम इशू चल रहा होगा। अच्छा जी, तो वो सीक्वेंसिंग अगर हमारे को जज़ाकल्लाह, वो सीक्वेंसिंग अगर हमारी नहीं है, टूट गई, तो फिर हम कहेंगे कि जी हमारा तो फाइल एक करेक्टर गायब है, तो हम कैसे एक पूरी चेन बना लें। तो चेन ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर ये हुआ कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी या उसकी इंक्रीज कैसे हो। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इफ देयर हैड बीन कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड, एवरी लिनेज वुड बी हैव कवरेज टू कॉमन एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म इन द रिमोट पास्ट। अब हमारे पास अगर पूरी लिनेज मौजूद है, तो फिर हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा एंसेस्टर पास्ट में कैसा था। नजर आ रहा है जी? ये देखें, हम एक फाइलेटिक लिनेज पर चल रहे हैं। इसमें एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को ऐड करता जा रहा, तो एनिमल की टाइप बनती चली जा रही। लेकिन अगर कोई करेक्टर बीच में से मिस हो जाए, तो फिर हम फाइलेटिक लिनेज को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा जी, पीछे से हम कहते हैं इनवर्टेब्रेट था या वर्टेब्रेट बना, तो ये हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि जी वर्टेब्रेट बना, कॉर्डेट बन गया। अब कॉर्डेट में सबसे पहले हमारा बोनी स्केलेटन प्रोड्यूस हो, है ना।
इससे पहले ये कार्टिलेज स्केलेटन था, फिर ये बोनी स्केलेटन, रे फिन फिश, ये बोनी स्केलेटन प्रोड्यूस हुआ। अब ये मछलियों में तो आपको नजर आ रहा है जी कि एक पहले कैरेक्टर क्या था कि कार्टिलेज स्केलेटन था। अब हमें पास बोनी फिशेस प्रोड्यूस हुई, तो मछलियों में मॉडिफिकेशन हो गई। अब ये मछलियां जो समंदर की तह और समंदर के ऊपर घूम फिर रही थी, तो फिर हमने कहा था ना आपसे कि जी ड्राई लैंड बन गया। तो ड्राई लैंड जब बनेगा तो हमें कैसे पता कि एम्फीबियंस फिश से इवॉल्व हुए होंगे? तो हम ये एक हाइपोथेसिस के तौर पर प्रूफ निकालते हैं कि जी ये दरअसल फॉल लिम्स हैं, जो इनके जिनको हम फिन्स कहते हैं ना, वो फॉल लिम्स की तरह काम कर रहे हैं। अब उनमें ये जो हाइंड लिम्स तो नहीं है ना, ये तो टेल है ना? तो इनकी मॉडिफिकेशन से 4 लिम्ब वाले एम्फीबियंस वजूद में आया। और एम्फीबियन क्यों फिशेस के क्लोज हैं? क्योंकि एम्फीबियंस दरअसल हमारे वो एनिमल्स हैं जो पानी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। पानी से ज्यादा दूर क्यों नहीं जा सकते? इसकी बेसिक वजह यह है कि पानी में ये अंडे देंगे और इनके लार्वा पानी में ही डेवलप होंगे, पानी से बाहर नहीं डेवलप हो सकते। तो इट मीन्स कि ये पानी के बहुत क्लोज रहना चाहेंगे। पानी से बहुत दूर चले गए तो इनकी जनरेशन या लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये आपको मिल गया। अच्छा, अब इन बिटवीन मैंने अभी आपसे कहा ना कि हमें कैसे पता चला मछली से एम्फीबिया बना। तो इन बिटवीन हमारे पास एक लिंक है लंग्स फिश का। आप भी पढ़ेंगे, डिप्नॉय उसे कहते हैं, हमारे चैप्टर नंबर 10 में आएगी। वो मछली गिल्स भी है उसके पास, उसके साथ साथ उसके थोड़े से एयर ब्लैडर बन गए जैसे लंग्स टाइप के ना। तो वो खुश्की कीचड़, यानी जो खुश्की का मिलाप है पानी के साथ, उस जगह पर वो सरवाइव करती है। तो हमने कहा कि यार ऐसा ना हुआ हो कि जब जमीन बनी हो तो मछलियां या फिशिस की कुछ टाइप जमीन पर आ गई हो कि यार ये भी तो देखें कि ये आगे क्या टकरा रहा है हमारे। पहले तो कुछ नहीं टकराता था, अब तो ये कोई चीज टकरा रही है, कोई पत्थर टकरा रहा है। तो चलो सही उस पार क्या, वहां गए मर गए, मछलियां थी ना। इसी तरह बार बार अगर उन्होंने ट्राई की होगी, ये मैं एक फिनोमिना बता रहा हूँ आपको, हकीकत नहीं है, तो उसमें आपको बार बार फिशेस ने ट्राई की। आपने देखा मेरा दोस्त यार गया था आज से 5 साल पहले उस तरफ, अगर हम अपने आप को मछली तस्वुर कर लें, वो गया था उधर, अभी तक वापस नहीं आया। मैं भी चलूं? आपने 2 4 दोस्तों को लिए आप भी चल दिए। अब वो बैक पर जो दोस्त थे उनके भी आगे फ्रेंड, उन्होंने भी बोला यार ये मेरे अपने दोस्तों के दोस्त गए थे, 10 साल हो गए वापस नहीं आए, चले ना देख कर आए। ऐसे करते करते कई हजार साल गुजरने के बाद हमारी वो लंग्स फिश बनी जिन्होंने कीचड़ में सरवाइव किया होगा। लोब्ड फिन फिश बनी, यानी उनके जो फिन थे ये वाले वो लोब वाले थे। लोब का मतलब होता है लाइक फिन की तरह बारीक मेम्ब्रेनस नहीं थे, बल्कि पाँव की तरह भी नहीं थे, इन बिटवीन दोनों के। फिर उसके बाद हम कहते हैं जी एम्फीबियंस बन गए। तो वो भी हमें फॉसिल में भी मिलते हैं, और वैसे भी अभी भी जिंदा है। लंग फिश अभी भी मिलती है हमें, मगर बहुत कम, रेयर है। लो फिश कभी कभी हमें मिल जाती है, मगर उसके फॉसिल रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है। फिर हमने कहा कि एम्फीबियंस जाकर एमनियोटिक और ए एमनियोटिक एन एमनियोटिक सॉरी, 2 ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। एमनियोटिक डिवीजन वो एग्स कहलाते हैं जिनके एग की लेयर अंदर मौजूद होती है, शेल मौजूद है। इससे पहले जो फ्रॉग और फिश हैं वो एन एमनियोटिक हैं।
शेल नहीं होता मछलियों के अंडे पर और एम्फीबियन के अंडे पर, लेकिन शेल होता है हमारे रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल है या लिजर्ट है इनके अंडों पर। और अगर आपको याद हो, कभी देखा हो आपने शायद लिजर्ट के एग्स, तो वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। शेल तो होता है मगर शेल सॉफ्ट है। और उतना ही ज्यादा आगे अगर आप देखें, बर्ड्स के जो शेल हैं, अंडे हैं, उनके शेल बहुत ही हार्ड है। तो बर्ड्स में शेल बहुत हार्ड है। प्राइमेट्स यानी जिनको हम बायोलॉजिकली हम अपने मैमल्स का या अपने ह्यूमन का एंसेस्टर मानते हैं, वो पढ़ा है ना आपने, आपको डार्विन ने कहा कि ये इंसान बंदर से बने। मैं बायोलॉजिकली बात कर रहा हूँ। तो वो दरअसल क्या हुआ, वो हम कहते हैं कि जी हमारे पास हेयर प्रोड्यूस हुआ, और प्राइमेट्स में भी बहुत हेयर्स, और दूसरे रोडेंट्स और दूसरे मैमल में भी बहुत हेयर्स होते हैं। फिर ऐसा ऐसा हमारे अंदर मॉडिफिकेशन हुई, हमारी बॉडी के ऊपर से जो कवरिंग थी यानी हेयर से, वो कम होते चले गए, और हम प्राइमेट से एक अच्छा एडवांस एनिमल की तरफ हमने ये अपने बाजू, ये ना, छोटे किए। तो हम फिर अपनी दो टांगों से चलना शुरू हुआ। ये मैं बात कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको बायोलॉजिकली, ठीक है, साइंटिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लिंक आपके पास होना चाहिए, एक सीरीज होनी चाहिए। ये सीरीज अगर मैं यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी ब्रेक डाउन कर दूं, फिर मैं नहीं बता सकता कि किसके बाद कौन बना था। ठीक है जी। तो ये हमारी कहलाई फाइलेटिक लिनेज। इसके ऊपर हमारा नोट या क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ आप क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफाइन द फाइलेटिक लिनेज। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आपसे पूछा था। डिफाइन द फाइलेटिक लिनेज एंड मेंशन देयर इंपॉर्टेंस, एंड मेंशन देयर इंपॉर्टेंस। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जगह ही थोड़ी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ बच्चे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और फिर कनेक्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है पॉसिबल जितने भी केबल्स और ऑनलाइन हमारे इस वक्त नेटवर्क चल रहे हैं, पीटीसीएल और दूसरे, तो उन तमाम में कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा जनाब, अब हमने सवाल लिख लिया और पेज नंबर 9 पर ही एक आपके पास छोटा सा 1.3 फिगर चार्ट बना है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक मेथड। अच्छा, ये साइंटिफिक मेथड जो है ये आपने आपने अपने जो केमिस्ट्री वगैरह है, फिजिक्स है, उसमें भी किया होगा। एंड कैसे कर देते हैं बेटा, अभी तो 20 मिनट है, हम एंड नहीं कर सकते। आवाज कटने की, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा स्लो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आवाज का कटना या जो ब्लर होना है, वो उसकी बेसिक वजह भी यही है कि हमारी जो हमारी भी कनेक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। इट मीन्स कि सब जगह ही कनेक्टिविटी डिस्टर्ब है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अभी और थोड़ा सा कर लेते हैं, क्लास बात कर लेते हैं। और हम स्लो इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपको बेहतर तौर से बात समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर बात आपको क्लियर ना हो तो आप दोबारा से वो सवाल कर लें, जो भी टॉपिक से बात है या कोई बात चल रही है और आपको समझ में नहीं आया, तो आप अगेन उसको मुझसे पूछ लें। ठीक है जी। बायोलॉजिकल मेथड हमारा, हम कह रहे थे कि आपने यकीनन ये देखा है बायो में
है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी देखा हो कि आपके पास जो है वो काम करने का एक तरीका और एक सलीका होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं ना बेतरतीब काम करें हम। अच्छा, बेतरतीब काम करने से क्या होता है? बेतरतीब काम करने से ये होता है कि काम खराब ही होता है, ठीक कभी नहीं होगा। और फिर वो बिगड़ इतना जाता है कि फिर उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए काम का एक सलीका, एक तरीका होता है। हर जगह हर काम का अलग अलग मेथड है। इसी तरह साइंस में भी एक प्रॉपर मेथड है। वही मेथड हम बायोलॉजिकल मेथड भी यूज करते हैं, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड हो या केमिस्ट्री में मेथड हो या फिजिक्स में मेथड हो, ये ऑलमोस्ट एक ही है ना, सेम है। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये साइंस है सारी की सारी। मैंने आपको पहले भी शायद कहा होगा कि अपना ऑब्जर्वेशन जरा इंक्रीज कीजिए। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं आस पास की चीज को देखना, समझना। मसलन आप एक रोड पर रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, और आपको यही आइडिया नहीं है कि इस रोड पर गड्ढे कितने हैं, और आप रोज ही गड्ढे में बाइक गिरा के आ रहे हैं, या गिर रही है या गड्ढे में जा रही है, गिर नहीं रही तो क्या हुआ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑब्जर्वेशन आसपास की चीजों को महसूस करते हुए, देखते हुए जाएं, या पढ़ते हुए, या किसी जगह बैठे हुए, किसी इन्वेंशन को देखते हुए। कोई भी चीज है, कोई बनी हुई आपने देखी, उससे रिलेटेड आप देखेंगे यार ये कैसे बनी है, इसमें ये फंक्शन कैसे हो रहा। ये सब आपका ऑब्जर्वेशन होता है। इससे क्या होता है? इससे आपके दो काम, साइंस में आपकी एक्सपेरिमेंट करने की सलाहियत और एक्सपेरिमेंट करने की आदत बन जाती है, और दूसरा आपका जो मेमोरी है, ब्रेन का फंक्शन है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है जी। अब हम आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं जी। हमने आपसे कहा कि भाई कोविड आजकल चल रहा है ना, तो हमने आपको, कोविड स्टार्ट हुआ जनवरी में ना 2020, या दिसंबर में शुरू हुआ था, इसलिए हमने इसको कोविड-19 का नाम दिया। लेकिन हम बात करते हैं जनवरी 2019 की। उस वक्त तो कोविड शोविड का कोई पता नहीं था, है ना। अब आपको प्रॉब्लम दी जाती है कि भाई एक बीमारी आ गई है कोविड की, और अब इसको जरा देखें तो सही, है क्या है, कौन है, कैसी आई। और आपको बोला है जी चाइना में आई हुई है। और बोला ठीक है जी सर जी, मैं अभी जाके देखता हूँ। आपने फ्लाइट पकड़ी इस्लामाबाद की, और आप इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद जाकर आप ढूंढते फिर रहे हैं जी कोविड का मरीज है कोई, तो मैं उसका टेस्ट वेस्ट लूँ, कोई उसका रिजल्ट निकालूं। वहां तो कोई भी नहीं। आप वापस आ गए पैसे खर्च करके, और सर कोविड शोविड तो कोई भी नहीं। तो आपने क्या किया? आपने अपने मेथड को प्रॉपर नहीं किया। आपको पता था कि चाइना में, आप पहुंच इस्लामाबाद में गए, तो मेथड ही गलत था आपका। इसीलिए हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स को एक प्रॉपर सीरीज में लेना होगा, प्रॉपर सीरीज में करना होगा। आपकी बुक में भी प्रॉब्लम दी है प्लाज्मोडियम की या मलेरिया की, लेकिन चूंकि अब कोविड हमारा पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और रिसेंट है, तो हम उसको एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल में हम क्या देखते हैं? इज एन ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ साइंस, इट हैज सेट मेथडोलॉजी। बायोलॉजी एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच है, और इसमें एक स्पेशलाइज्ड मेथड होना चाहिए जिससे हम काम करें, आगे बढ़े। काम क्या करना है हमने? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स द साइंटिस्ट यूज फॉलोइंग मेथड। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या दिया आपको जनवरी 2000
19 में हमने कहा कि जी एक बीमारी आ गई है, बंदे मर रहे हैं, और वो बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। नज़ला होता है, बुखार होता है, बंदा सांस नहीं लेता और बंदा गया। तो अब आपको, यानी साइंटिस्ट हैं आप इस वक्त, तो एज अ साइंटिस्ट अब आप उसको एक प्रॉपर मेथड में, ऑर्गेनाइज्ड मेथड के थ्रू इस बीमारी का अता पता करेंगे। ठीक है। तो उस मेथड में सबसे पहले आपका क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड इट नोटिसेबल थिंग्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल वर्क और कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मैंने भी आपसे क्या कहा था? क्या आपको कहा कि चाइना में आई बीमारी, आप गए इस्लामाबाद में, तो ऑब्जर्वेशन कहाँ करेंगे? तो रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आप वहाँ, कहाँ, चाइना के उस शहर में गए और वहाँ जाके आपने मरीज को देखा भी, उसके सिम्टम्स भी लिखे, उसके तमाम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी वो काम क्या करता था, कौन से कारखाने में, कौन सी शॉप में, कौन से एरिया में, उसकी रूटीन क्या थी, है ना? ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। 100, 1000, 2000 मरीज जितने हैं उनकी एवरेज के हिसाब से। ठीक है। तो ये आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। जैसे मैंने भी आपको आसान सी एग्जांपल दी थी कि आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो आपको पता चलेगा कि ये रोड पर कितने गड़े हैं। इसी तरह टू गेन द नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। टू गेन द नॉलेज, प्रॉब्लम कोविड कैसी है, क्या है, क्या नहीं है, उसके लिए आप नॉलेज को अपने इम्प्रूव करेंगे। भाई अब इस बीमारी का तो पता नहीं ना, अब इस बीमारी की सराउंडिंग, यानी कि नमोनिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, उनका आइडिया लगाएंगे यार, वो कौन कौन सी थी, किस किस बैक्टीरिया से, किस किस वायरस से होती। तो एडिशन करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में, फिर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये मेंटेनेंस आपकी एक दिन की भी हो सकती है, एक हफ्ते की भी हो सकती है, एक साल की भी हो सकती है, 10 साल पे भी मुहित हो सकती है। ये डिपेंड करती है उस प्रॉब्लम पे कि वो सॉल्व कितने अरसे बाद होगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं इसकी वैक्सीन बनाने की ट्राइयाँ हो रही हैं ना, तो वैक्सीन जब कंप्लीटली ट्रायल पर जाएगी, ह्यूमन के ट्रायल पर, तो तब भी उसको 6-8 महीने चाहिए ह्यूमन के ट्रायल पर। क्यों? क्योंकि डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के बाद। ऑब्जर्वेशन करते चले जाएं, और फिर साइंटिस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन फर्स्ट स्टेप कलेक्ट्स एंड रिकॉर्ड ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड डाटा अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके पहली स्टेप में उसको मेंटेन करते हैं, उसको देखते हैं, फिर हम उस डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है। फिर हम चाहते हैं सेकंड स्टेप पर। अब वो डाटा जो, जैसे मैं भी आपको बात कर रहा था कि डाटा जो होता है ना हमारा, वो 1 घंटे का भी हो सकता है और 10 साल का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम क्या है, कैसी है। अब उस डेटा के अकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन की बेस पर हमारे साइंटिस्ट, on the basis of observation and data collection, a simple understandable statement is given by the scientist about the problem without verifying in the laboratory. अब जैसे शुरू में कोविड में क्या शो मचाया सबने कि वुहान शहर में जी जो एनिमल की मार्केट है वहां से ये फैलना शुरू हुआ है जी, वहीं से फैला है। चमगादड़ जो लोग खाते थे, बैट जो लोग खाते थे जी, वो उसकी वजह से फैला। ये क्या था? ये हाइपोथेसिस था, क्योंकि लेबोरेटरी में उसको किसी ने चेक नहीं किया और बस बोल दिया उठाकर। डेटा कलेक्ट किया जी, ये बंदा वहां जाता था, वहां से लेकर आता था, खाता था। अरे भाई वो कुछ और भी तो खाता था, सिर्फ बैट ही खाता था, उसके अलावा भी तो कहीं और जाता होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम
विदाउट कंफर्मेशन लेबोरेटरी टेस्ट के हमने अगर ये कह दिया, हाँ होना ऐसा चाहिए कि एक्सेप्टेबल हो। जैसे अगर मैं बोल दूं जी मैं तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, है ना, तो ये हाइपोथेसिस तो नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके लिए तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं ना। ये तो सर ने बिल्कुल गलत बात बोल दी, हमारे वज़ीर आज़म साहब तो इमरान खान है। तो इस तरह से ऐसा वर्ड या ऐसी सेंटेंस आपको बोलना है जो बेशक वेरीफाई नहीं हुआ मगर वो एक्सेप्टेबल हो साइंटिस्ट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। और वो क्यों एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि आपने सहारा लिया अपने डेटा का, आपने उसको डेटा कलेक्ट किया है, उसकी ऑब्जर्वेशन की है, फिर कहीं जाकर वो लफ्ज बोला है या वो सेंटेंस बोला, ठीक है। लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं होता। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ साइंटिस्ट बेस्ड अपॉन हिज ओन ऑब्जर्वेशन एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड डेटा अबाउट द प्रॉब्लम। तो जो कुछ अवेलेबल था उसके मुताबिक उसने अपने अल्फाज बोल दिए। This statement has to be proved by reasoning and experimentation. Hypothesis may be correct or wrong. तो अब इस स्टेटमेंट को सही मानना है या बताना है, तो उसके लिए हम रीजनिंग करेंगे या एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में उन बैट्स के भी टेस्ट लिए, उस मार्केट का कलेक्शन लिया गया उनका भी टेस्ट होगा, जो हमारा पेशेंट था उसका भी टेस्ट होगा। तो फिर ये सारी मिलकर एनालाइज होगा, तो हम अपने हाइपोथेसिस को करेक्ट बना सकते हैं कि हाँ जी वुहान शहर की उस मार्केट से ही कोविड-19 निकल कर आया। ठीक है, तो इस तरह से हम रीजनिंग पर बात करेंगे तो ही बात हमारी समझ में आ सकती है कि जी ऐसा क्यों हुआ। सही। अच्छा, अब जो हमारी रीजनिंग है वो क्या हो, एक्सपेरिमेंट कैसे हो, तो ये हमारे रीजन दो तरह से हम पेश कर रहे हो। एक डिडक्शन करना, और डिडक्शन में हम इंडक्टिव रीजनिंग, इन दिस रीजनिंग hypothesis which help in further research in the field. It is used to give further observation and experiment to reach the solution. इंडक्टिव में हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, मजीद डाटा कलेक्ट करते हैं, मजीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मजीद ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो पहले से है उसको एक्स्ट्रा और उसमें एडिशन करते हैं, और करने के बाद फिर हम कहते हैं कि यार अब और बेहतर डाटा हो गया, अब देखते हैं। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग में बाय द एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट observation and conclusive statement is given in the form of theory. It's called deductive reasoning. तो इंडक्टिव जब आपने किया उसमें एडिशन कर दी, अब उस नए रीजनिंग और नए डेटा और नए ऑब्जर्वेशन को आपने कंपेयर करने के बाद डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू। रीजनिंग किसे कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं हम ऐसा सवाल कर देंगे भाई ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, है ना, तो वो हमारा कहलाता है रीजनिंग। अब हमने जब उसमें एडिशन किया तो डेफिनेटली पुराने डेटा और न्यू डेटा में कोई ना कोई कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन होकर हम कोई एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट में जो कमी है उसको भी दुरुस्त कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन में जो कमी है उसको भी ठीक कर लेंगे, तो फिर हम कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट बोलेंगे। ये कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट दरअसल बन जाएगा थ्योरी, नजरिया, क्योंकि अब आपने उसको बहुत अच्छी तरह प्रूफ कर दिया। डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट वही है जो डिडक्शंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस आर टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मैनी साइंटिस्ट।
पाकिस्तान में भी कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, उन पर भी रिसर्च हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, जापान में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। तो ये सब के सब क्या कर रहे हैं, इस वक्त बैठे हुए डिडक्शन कर रहे हैं। हाइपोथेसिस क्या था? हाइपोथेसिस ये था कि हमारा कोविड वायरस जो है वो वुहान शहर के उस पर्टिकुलर एनिमल की मार्केट से निकला है और उसके ये सिम्टम साइंस हैं। तो अब उन एक्सपेरिमेंट्स को हम करते करते मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन अगर वो रिजल्ट मुख्तलिफ हो गए एक दूसरे से बिल्कुल ही, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर समझ जाए कि जी यहाँ तो एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हुए या साइंटिस्ट ठीक नहीं है। तो उनको फिर रिपीट किया जाता है एक्सपेरिमेंट को, दूसरे कोई और साइंटिस्ट रिपीट करेंगे, फिर उसका जो कंक्लूजन आएगा वो हमारे डिटेक्टिव रीजन में जाकर हमारे रिजल्ट को एक्यूरेट सी प्रोवाइड करेगा और फिर हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव साबित करेंगे, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। The result of experiment may vary. Scientists are compiled and studied scientifically. If these results go in favor of hypothesis, these support hypothesis is true, or otherwise it is false. अगर वो रिजल्ट हमारे उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हमने किए हैं वो अगर उस हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूव कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर वो फॉल्स है। अगर ट्रू है तो फिर हम उससे और रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद हम फाइनल, इट इज द फाइनल प्रिडिक्शन साइंटिस्ट अबाउट द प्रॉब्लम कॉल्ड थ्योरी। तो फिर हम उसे थ्योरी का नाम दें। इट इज जनरली टेस्टेड इन द लैब्स एंड इट आल्सो प्रोवाइड अ सॉल्यूशन ऑफ द सेट प्रॉब्लम। तो थ्योरी दरअसल हमारी जो भी बनाई जाएगी वो हमारे लैब में बार बार टेस्टेड होने के बाद उस प्रॉब्लम को की सॉल्यूशन को बताने के बाद फिर आप कहेंगे कि जी ये बिल्कुल ठीक थ्योरी है या लव्स। ठीक है जी। इसमें से भी हमारा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन मैं आपको कल बता दूंगा। आज आप 2-3 मिनट हैं, इन 2-3 मिनट में आप आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लें। वैसे तो टॉपिक तो आसान थे और टॉपिक बहुत स्लो भी हमने किया आपके साथ, वही नेट प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आई थिंक कि ज़्यादा क्वेश्चन आपके रेस नहीं हुए होंगे, मगर फिर भी जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं जल्दी से मुझसे।